हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जनसंख्या प्रवास के परिणाम। जनसंख्या के प्रवास होता है तो इसका क्या परिणाम निकलता है, और क्या इसका बेनिफिट हो सकता है और क्या इसका नुकसान होता है। तो इसी विषय में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं कि जनसंख्या प्रवास के क्या परिणाम होते हैं। कई कारणों पर हम यहाँ पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मेन तौर पर आर्थिक, सामाजिक और जनसंख्यीय जो कारणों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखें, जनसंख्या प्रवास के परिणाम होते क्या हैं आखिरकार। जनसंख्या प्रवास के कारणों की तरह ही परिणाम भी विविध होती है। कारणों की तरह परिणाम भी थोड़ा विभिन्नताएं देखने को मिल जाती है। प्रवास के परिणाम दोनों स्थानों में, अर्थात जहाँ से लोग निकलते हैं तथा जहाँ पर लोग उत्तर प्रवास कर बसते हैं, दिखाई दोनों जगहों पे पड़ता है। ये परिणामों को तीन प्रकार के वर्गों में रखा जा सकता है। एक तो आर्थिक और दूसरा है सामाजिक और तीसरा है जनसांख्यिकीय। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करें कि आर्थिक परिणाम के अंतर्गत कौन सी बातें जो है महत्वपूर्ण रखती है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है आर्थिक परिणाम। देखिए, आर्थिक परिणाम आखिर क्या है। प्रवास के आर्थिक परिणामों में से सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो है जनसंख्या तथा संसाधनों के बीच के अनुपात का प्रभाव। यानी देखा जाए तो परिणाम सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या होती है और संसाधनों के बीच के अनुपात का प्रभाव को बखूबी देखा जा सकता है। यहाँ पर प्रवास के उद्गम स्थानों में तथा प्रवास के बसावट दोनों स्थानों पर इन अनुपात में बदलाव देखने को मिलता है, और इनमें से एक स्थान तो कम जनसंख्या वाले हो सकते हैं तथा दूसरा स्थान अधिक जनसंख्या वाले भी हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक कम जनसंख्या वाले स्थान भी हो सकते हैं और एक जो है अधिक जनसंख्या वाले स्थान भी हो सकते हैं। फिर उचित आदर्श जनसंख्या वाले भी हो सकते हैं, यानी कुछ उचित आदर्श जनसंख्या वाले क्षेत्र भी हो सकते हैं। कम जनसंख्या के क्षेत्रों में लोगों की संख्या तथा मौजूद संसाधनों में जो है असंतुलित और सदैव देखने को मिलता है। यानी असंतुलन जो है हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है। नतीजतन संसाधन का उचित उपभोग एवं विकास दोनों जो अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी देखा जाए तो नतीजतन क्या होता है, संसाधनों के उचित उपभोग एवं विकास दोनों में अवरुद्धता देखने को मिल जाती है। ठीक इसके विपरीत अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लोगों की बहुलता काफ़ी होती है। फलस्वरूप संसाधनों पर दबाव बढ़ता ही चला जाता है। तो संसाधनों में जो है काफ़ी दबाव देखने को मिला है और इस तरह लोगों का जीवन स्तर गिरने लगता है। यदि किसी देश की जनसंख्या इतनी हो कि प्रति व्यक्ति संसाधनों का विकास एवं उपभोग बिना किसी अवरोध अथवा बाधा के उपलब्ध रहे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि किसी देश की जनसंख्या इतनी हो कि प्रति व्यक्ति संसाधनों का विकास एवं भोग बिना किसी अवरोध अथवा बाधा के उपलब्ध रहे तथा लोगों के जीवन स्तर में जो है कोई विपरीत प्रभाव न पड़ता हो, तो जो उतनी जनसंख्या के जो देश अथवा क्षेत्र के लिए आदर्श जनसंख्या कहा जा सकता है। यानी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसके मतलब है कि यह आदर्श जनसंख्या कहलाएगी। यदि प्रवास की प्रक्रिया में लोग अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में जा रहे हों, तो ये अच्छा संकेत होती है। क्योंकि इससे अच्छा संकेत इसलिए माना जाता है कि मान लीजिए कोई क्षेत्र में जो अधिक जनसंख्या वाले हैं और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, तो अच्छा संकेत है कि वहाँ पर विकास की कुछ जो है लक्षण देखने को मिला है। क्योंकि इनमें दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या से जो है संसाधनों के बीच अनुपात संतुलन बना रहेगा। अन्यथा विपरीत परिस्थिति दोनों क्षेत्रों के लिए जो है हानिकारक हो सकती है और दोनों को ही नुकसान होने की काफ़ी प्रवृत्ति रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। अगर बात करें हम, प्रवास दोनों क्षेत्रों में विद्यमान जनसंख्या की व्यावसायिक संरचनाओं को प्रभावित सदैव करती रहेगी। यानी दोनों क्षेत्र, यानी लोअर और हायर क्षेत्र दोनों ही जनसंख्या जो है व्यावसायिक संरचनाओं को काफ़ी प्रभावित करेगी। और जिस क्षेत्र के लोग का उत्प्रवास होता है उस क्षेत्र में आमतौर पर जो है विकासशील लोगों की प्रभाव हो जाता है तथा जिन क्षेत्रों के जो है उत्प्रवासी लोग जाकर बसते हैं वहाँ क्रियाशील व्यक्तियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। यानी उस क्षेत्र में देखने को हमेशा ही क्रियाशील व्यक्तियों की संख्या अधिक नजर आएगी। कहते हैं उत्प्रवास क्षेत्र यानी जहाँ से लोग प्रवास के लिए बाहर निकल आए हैं, वहाँ कार्यशील व्यक्तियों की कमी होने से उन पर जो है आश्रितों की संख्या बढ़ जाती है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि उत्प्रवासी क्षेत्र यानी जहाँ से लोग प्रवास के लिए बाहर निकल आए हैं, वहाँ कार्यशील व्यक्तियों की कमी होने से आश्रित की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। और आजकल प्रवास का सबसे गंभीर एवं दूरगामी परिणाम हमारे देश में देखा जा रहा है। आजकल प्रवास का सबसे गंभीर और दूरगामी परिणाम हमारे देश में बेखूबी देखा गया है। कहते उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रभावशाली व्यक्ति का अन्य देशों के लिए पलायन कर जाना, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है व्यक्ति दूसरे देशों की तरफ जो है नज़र करने लग जाते हैं, और ये सरकार की सबसे बड़ी हार है। कहते हैं अगर अपनी देश में अच्छा से अच्छा करेंगे तो अपने देश का नाम रोशन होता है, लेकिन वो दूसरे देशों में जाके दूसरे देशों के लिए करते हैं तो अपनी देशों का नाम कभी नहीं होती है। क्योंकि कहते हैं अपने देश को विकास करो, ठीक है, तो अपने देश को विकास करने में ये लोग जो है कभी सहायता नहीं करते हैं। और कहते हैं इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी जो है ढिलाई है, क्योंकि ये सरकार जो है इनके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स नहीं करती हैं। आज कोई चीज़ कोई व्यक्ति खोज करता है, दूसरा व्यक्ति यही करता है कि ये तो बच्चे बच्चे कर लेता है, उसकी टैलेंट को कोई नहीं समझता है। लेकिन विदेश वाले जो हैं उसके टैलेंट को भी समझते हैं और उस व्यक्ति का कदर भी करते हैं। इन्हीं कारणों से जो है ये पलायन कर जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रभावित पलायन यानी ब्रेन ड्रेन कहते हैं, क्योंकि ये आजकल जो है ब्रेन ड्रेन बन गई है लोगों के अंदर। यानी देखा जाए तो ब्रेन ड्रेन कर दी गई है कि लोग भी यही सोचते हैं कि यहाँ पर उनको कोई भी जो है टैलेंट का जो है कोई भी कदर नहीं करेगा, और ये उनके ब्रेन ड्रेन के अंतर्गत बात समझ में आ गई है। यानी उनके अंदर ये घर कर गई है बात कि यहाँ पर प्रभावित व्यक्तियों का कोई कदर नहीं किया जाता। और इस प्रक्रिया में गरीब एवं विकासशील देशों के प्रतिभा संपन्न युवक विभिन्न तकनीकी ज्ञान में निपुणता प्राप्त कर धनोपार्जन की लालच में जो है विकसित देशों में प्रवासी बनकर बस जाते हैं और वो वहीं की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपको भी पता है कि आपको यहाँ पर जो शब्द दिख रहे हैं, कई व्यक्ति तो इसमें कहते हैं कि शब्द देख के क्या मिलेगा, उनको तो व्यक्ति चाहिए जो आदमी वहाँ पर पढ़ा रहा हो, दिखाई दे रहा हो, शकल दिखाई दे रहा हो, कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहा हो। लेकिन त्रिपाण स्टडी सेंटर इस बात को नहीं मान्यता देता है। त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ इसी बात को मान्यता देता है कि जब तक बच्चों को शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तब तक समझ में कुछ नहीं आएगा, और शब्दों का ज्ञान तभी होगा जब शब्द उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में रहेगा। इसे त्रिपाण स्टडी सेंटर ने शब्दों को जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और उन्हीं बातों को समझाने की लाइन टू लाइन कोशिश किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इससे आप शब्द का उच्चारण भी सीखते हो, प्लस शब्द देख के उसकी जो है स्पेलिंग को भी समझते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग टैलेंट है और इसको आप बेखूबी जब उपयोग करोगे तो आपको इससे अच्छा ही आपको जो है परिणाम देखने को मिलेगा। तो यही बात भारत सरकार नहीं जानती है कि जो व्यक्ति टैलेंटफुल हैं उनको भारत में ही उनको आश्रय दिया जाए और भारत में उसके जो है टैलेंट का विकास किया जाए। अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि हमारे देश में जो बहुत से जो इंजीनियर हैं, चिकित्सक हैं तथा अन्य तकनीकी विज्ञान विधाओं में कुशल कार्यशील व्यक्ति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा प्रवासी रूप में बस गए हैं, वो बसने के लिए वहाँ नहीं जाएंगे। आपने देखा ही होगा कि भारत में बहुत से व्यक्ति जो भारत में शिक्षा प्राप्त करके जो है अमेरिका, कनाडा और कहते हैं इंग्लैंड में जाके बस गए हैं और उस देश के जो है नाम गौरवमय किए हैं, लेकिन वो भारत के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। और करना भी कैसे चाहेंगे जब कहते हैं उनके टैलेंट का ही कदर नहीं किया जाएगा, सरकार की तरफ से प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, तो कैसे हमारा देश जो है विकसित बनेगा? ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह उठ गया है। हमें पता है कि जब तक इंजीनियर, चिकित्सक हमारे देश में रहेंगे, हमारे देश को सुचारू रूप से चलाएंगे तो काफ़ी हमारा देश तरक्की कर सकता है। हमारा देश किसी देश से पीछे नहीं है। और इसमें कोरोना वायरस के काल में भी आपने इस बात को जो है भली भांति समझ गए होंगे कि हमारा भारत जो है सबसे अलग है, सबसे विकसित है और सबसे परिपूर्णता है, लेकिन यहाँ पर कुछ राजनीतिक कारणों से ये बात सब उजागर नहीं हो पा रही है। यद्यपि इस प्रकार के प्रवास का किसी भी क्षेत्र में विद्यमान संसाधन एवं जनसंख्या के अनुपात में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता नजर आता है, क्योंकि प्रवासी व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम होती है। फिर भी उद्गम क्षेत्रों में यानी जहाँ के लोग पलायन करते हैं वहाँ की जनसंख्या जो है गुणवत्ता एवं प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रभावशाली एवं कुशल वैज्ञानिक, इंजीनियर, चिकित्सक के चले जाने से उद्गम स्थान के संसाधनों के विकास में काफ़ी बाधा एवं रुकावटें आती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इस महत्वपूर्णता को आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, लेकिन सरकार अपनी सीट बचाने के लिए इस बात को नहीं समझती है।
अगर सरकार इन बातों पर ध्यान दे, आज राजनीतिक अगर सीटों के लिए न होके देश के कल्याण में हो तो ये सुखदायक होगा और देश को जो है ग्रोथ करने के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भी बन जाएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। प्रवास के कारण विभिन्न संस्कृतियों के साथ पारंपरिक क्रियाएं होती हैं। प्रवास क्षेत्रों में विभिन्न संस्कृति वाले व्यक्तियों के आने से इन क्षेत्रों की जो है संस्कृति अधिक समृद्ध हो जाती है। यानी देखा जाए तो प्रवास के कारण विभिन्न संस्कृतियों के साथ पारंपरिक क्रियाएं होती है। और मान लीजिए आप किसी दूसरे क्षेत्र में जा रहे हो तो आप अपने साथ अपनी संस्कृति भी ले जाओगे और वहाँ के जो संस्कृति है उस संस्कृति के साथ आपका संस्कृति मिल जाएगा और काफ़ी समृद्ध भी हो जाएगा। भारत की आधुनिक संस्कृति अनेक संस्कृतियों की पारंपरिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो है प्रफुल्लित एवं प्रबलित हुई है। कभी कभी विभिन्न संस्कृति का मिलन संस्कृति संघर्ष को भी जन्म देती है। कभी कभी विभिन्न संस्कृतियों के मिलन और संस्कृति संघर्ष को भी जन्म देती है। बहुत से प्रवासी विशेष रूप का जो है पुरुष वर्ग जो शहरों में अकेले ही रहते हैं, उन लोगों को जो है विभोत्तर एवं अनुरक्षित यौन संबंधों से लिप्त पाया जाता है। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि जो व्यक्ति बहुत से प्रवासी जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं और विवाहित एवं असुरक्षित यौन संबंधों से लिप्त हो जाते हैं, यानी वो गलत काम करने लग जाते हैं। और गलत काम करने से क्या होता है, इसमें कुछ लोग जो है HIV जैसी संक्रामक बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, अस्थायी प्रवास के पश्चात जब वो अपने स्थायी निवास क्षेत्र में वापस आते हैं तो वहाँ भी इस संक्रमण बीमारियों को फैलाने के साधन बन जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एड्स बीमारी ही है, जो पहले भारत में नहीं था, लेकिन इन्हीं प्रवासियों के कारण भारत में आज जो है अपना पूरा घर कर लिया है, पूरे क्षेत्र में फैल गया है। और कहते हैं बहुत से लोगों की जो है काफ़ी जो है नकारापन ही कहा जा सकता है या बहुत ही मूर्खतापूर्ण ही बात कहा जा सकता है कि वो बीमारी जो है अपनों में ही फैला रहे हैं, जो कि सही नहीं है। इस तरह उनकी पत्नी एवं होने वाले बच्चे भी इस बीमारी का शिकार बन जाते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? लोग क्यों नहीं समझते हैं कि असुरक्षित यौन संबंध से बीमारी फैलती है? कारण यही होता है कि वो कई सालों तक जो है प्रवासी रहते हैं और उनको जो है यौन सुख नहीं मिलती है, तो वो गलत रास्ते अपनाने लग जाते हैं और गलत रास्ते अपनाने के कारण HIV जो है बीमारी से वो जो है ग्रसित हो जाते हैं। और जब वो अपने देश में वापस लौटते हैं तो अपनी पत्नी को भी ये बीमारी को जो है सौगात में दे देते हैं। और इसका कारण क्यों ऐसा होता है? तो ये सही जानकारी कमी के कारण होता है कि लोगों के पास इसकी बहुत ही कम जानकारी है। असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होता है। असुरक्षित यौन संबंध विदेशों में कहते खुलेआम होता है और वो कहते बीमारी से वो अनभिक्त नहीं रहते हैं और उनको ज्ञात होता है कि इससे बीमारी होगा, फिर भी जो है उन चीज़ों में ही लिप्त रहते हैं। यौन संबंधों की जिज्ञासा भी उनको काफ़ी प्रभावित करता है। नशीली दवाइयों का सेवन एवं मदिरापान एक मुख्य समस्या बन जाती है। इसलिए जो है उनको जो है जागरूक करने की आवश्यकता है कि असुरक्षित यौन संबंध से हमेशा HIV जैसे खतरनाक बीमारी फैलती है और ये अपनों को भी ये बीमार करने के लिए पर्याप्त होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष महत्वपूर्ण बात आता है इस बॉक्स में, जो ये काफ़ी ज़रूरी है। इसमें अगर देखा जाए तो प्रवास क्षेत्रों में संस्कृति समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। यानी प्रवास होता है तो संस्कृति समृद्धि को काफ़ी बढ़ावा मिलता है और यद्यपि कई बार संस्कृति जो है मनमुटाव अथवा संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है। कई बार इसमें जनरल सी बात है कि जहाँ पर जो है समृद्धि बढ़ती है, जहाँ संस्कृति बढ़ता है, वहाँ मनमुटाव और संघर्ष भी काफ़ी उत्पन्न हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रवास के कारण जो है उत्प्रवासित क्षेत्र एवं अप्रवासित क्षेत्र दोनों जगहों में जो है संसाधन एवं जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, प्रवास के कारण उत्प्रवासित क्षेत्र और अप्रवासित क्षेत्र दोनों जगहों पर में जो है संसाधन एवं जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन काफ़ी देखने को मिल जाता है। कहते प्रतिभा पलायन भी एक गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है, जो प्रवास की प्रक्रिया के कारण ही होती है। प्रतिभा पलायन अगर हो जाता है तो आप जर्नली से देखो कि इसका परिणाम जो है देश पे काफ़ी गलत इफेक्ट पड़ता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जनकीय परिणाम।
जनककीय परिणाम जो कि तीसरा पॉइंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रवास के कारण दोनों स्थानों की जनसंख्या में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है, खासकर जनसंख्या के जो है आयु वर्ग तथा लैंगिक वर्ग के अनुपातों में, और इस कारण जनसंख्या की वृद्धि दर भी काफ़ी प्रभावित होती है। आमतौर पर जहाँ ये युवा वर्ग उत्प्रवासित होकर उन्नत चले जाते हैं, वहीं वृद्धि बच्चों एवं जो है महिलाओं की संख्या बढ़ती है। दूसरा स्थान जहाँ पर युवा वर्ग के प्रवासी आकार बस जाते हैं, वहाँ की जनसंख्या की जो संरचना में वृद्धि काफ़ी हो जाती है। बच्चों की एक महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम हो जाती है। यही कारण है कि जहाँ ये युवा वर्ग बाहर निकलते हैं, वहाँ लिंग अनुपात ज़्यादा होती है, और जहाँ जाकर युवा वर्ग प्रवासित होते हैं, वहाँ लिंग अनुपात कम हो जाता है। इसका कारण युवा पुरुषों का ज़्यादा प्रवास होना होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जनकीय परिणाम काफ़ी देखने को मिलता है। और इस प्रकार दोनों स्थानों में जनसंख्या में बदलाव होती ही रहती है। जनसंख्या संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण दोनों ही क्षेत्रों में जन्म दर, मृत्यु दर एवं उसकी परिणाम स्वरूप वृद्धि दर में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल जाता है। जिस क्षेत्र से युवा वर्ग प्रवास में बाहर चले जाते हैं, वहाँ की जन्म दर घट जाती है। अंततः जनसंख्या में वृद्धि दर का कम पाया जाना स्वाभाविक परिणाम ही होती है। ठीक इसका उल्टा प्रभाव एवं परिणाम उस क्षेत्र की जनसंख्या में जन्म दर एवं वृद्धि दर पर पड़ता है, जहाँ पर अधिक प्रवासी आकर बस जाते हैं। तो ये सब जो है जनकीय प्रभाव को के अंतर्गत सारी बात थी, और इसी के अंतर्गत ये बॉक्स भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप सारांश के रूप में भी देख सकते हो। अब देखिए क्या है, कहते हैं बच्चे, महिलाएं एवं युद्धों का जो है अनुपात उस क्षेत्र में पड़ता है जहां से युवा वर्ग बाहर चले जाते हैं, तथा यही अनुपात घट भी जाता है जहां प्रवासी युवा वर्ग बसते हैं। इन्हीं कारकों से दोनों स्थानों की जनसंख्या, आयु संरचना, स्त्री पुरुष का अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की दर में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल जाता है। और ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जनसंख्या के बारे में हमने हर एक बात विस्तार पूर्वक जाना, हर एक पहलू पे जो है हमने प्रकाश डालने की कोशिश किया, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये सारी वीडियो समझ में आ गई, समझ में आया है, अच्छा लगा, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। कहते हैं जितना ये वीडियो बच्चों तक पहुँचेगा, तिरपान स्टडी सेंटर का उतना ही हेल्प होगा, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का लक्ष्य एक ही है कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे और सही ज्ञान का जो है उन पर प्रकाश पड़े, और देश जो है अच्छा बने और देश प्रगति हो जाए। इसी विचारधाराओं के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। और अगर कोई वीडियो आप देखना चाहो, रिसर्च करोगे तो शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। इसलिए अच्छा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको होम पेज मिल जाएगा जहाँ पर सारे वीडियो उपलब्ध है। आप चाहे तो सिलेबस के अंतर्गत या चैप्टर के अंतर्गत या आप क्लास के अंतर्गत सारे वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अगर कुछ सुझाव देना चाहते हो, कुछ कमेंट करना चाहते हो, कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ बुरा है, कुछ बदलाव चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो, तो इसके लिए कमेंट अवश्य करो।